Hello everyone, welcome back in Civil Information. Now we are going to proceed our next lecture that is based on IS code point number 13.5 and stand for the curing. तो आज हम लोग यहाँ पर IS कोड की लैंग्वेज में ये जानने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ क्योरिंग और IS कोड की लैंग्वेज में क्योरिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो IS कोड की स्टेटमेंट है क्योरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है क्योरिंग। तो सवाल ये है, यहाँ पर एक सवाल राइज हो जाता है कि लॉस ऑफ मॉइस्चर क्यों प्रिवेंट करना है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पूरा करते हैं। क्योरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइलेस्ट मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेट रेजिम। तो देखिए स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बात समझ में आ रही है कि क्योरिंग का सिर्फ काम है क्या, लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्रिवेंट करना और मेंटेन करना क्या, सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेट रेजिम को। तो अब आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब सीमेंट में वाटर को मिक्स किया जाता है तो या फिर जब कंक्रीट में जब हम लोग मिक्सिंग को प्रॉपर पानी डाल के जब प्रिपेयर करते हैं मिक्सिंग को, तो एक हीट जनरेट होती है जिसे हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कंक्रीट से या फिर बोले सीमेंट से धीरे धीरे ही निकलती है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज़ी से अगर निकलेगी तो कंक्रीट हमारा ड्राई की कंडीशन की तरफ बढ़ेगा, सूखेगा वो। तो अगर वो ज़्यादा तेज़ी से अगर हो जाएगा ये प्रोसेस तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर को स्लोली मतलब ड्राई होने देते हैं। ये नहीं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो उसमें हीट जनरेट हुई है उसको भी मेंटेन करना है हमें कि वो एक स्लो प्रोसेस के रिगार्डिंग सीमेंट का जो कंक्रीट है हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है वो धीरे धीरे ही सूखे। तो इसलिए क्योरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइलेस्ट मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेट रेजिम। देखिए उसी में सेकंड स्टेटमेंट है हमारा 13.5 के अंतर्गत ही चल रहा है। द प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम कंक्रीट, द प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम कंक्रीट इज पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। तो हम सभी जानते हैं वाटर और सीमेंट का रेशियो जो है वो लो कब आएगा, वो लो तब आएगा जब सीमेंट की क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे। और सीमेंट की क्वांटिटी को अगर बढ़ाएंगे हम तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर सीमेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा मात्रा में ही जनरेट होगी और वाटर का परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वही चीज़ ये स्टेटमेंट बोला, द प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द कंक्रीट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन द सेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर लो रखा है आपने तो उस कंडीशन में मॉइस्चर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही स्टेटमेंट बोल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो सीमेंट की मात्रा को अगर आप बढ़ाएंगे, कंपेरिजन वाटर आपका कम है तो वाटर सीमेंट रेशियो का जो रेशियो आएगा वो लो आएगा। उस कंडीशन में सीमेंट अगर ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर जल्दी अगर रिलीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्रैक्स आएंगे, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, वो हमारा कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे पैरामीटर को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे। तो अब देखिए क्योरिंग इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। IS कोड में ही 2 भागों में से बांटा गया है। देखते हैं वो कौन से 2 भाग हैं। देखिए क्योरिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मॉइस्ट क्योरिंग।
तो मॉइस्ट क्योरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोज्ड सरफेस मतलब कि जो खुली हुई सरफेस है ऑफ कंक्रीट शैल बी केप्ट कॉन्टिन्यूसली इन ए डैम्प और वेट कंडीशन, उसे हमें वेट कंडीशन डैम्प कंडीशन में रखना ही रखना है, बाई पॉन्डिंग और बाई कवरिंग विथ ए लेयर ऑफ सैकिंग कॉनवास। तो जूट के बोरे को गीला करके सरफेस के ऊपर डाल दिया जाता है। उसी प्रोसेस के माध्यम से ही, उसी प्रोसेस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वही वो बता रहे हैं। आपने कभी देखा होगा आरसीसी की जब पेवमेंट वगैरह बनती हैं तब उस कंडीशन पर जूट के बोरे सड़क पर डाल दिए जाते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ बता रहा है। एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ कंक्रीट शैल बी केप्ट कॉन्टिन्यूसली इन ए डैम्प और वेट कंडीशन बाई पॉन्डिंग बाई कवरिंग विथ ए लेयर ऑफ ए सैकिंग कॉन्वेक्स फॉर एटलीस्ट 7 डेज। कम से कम आपको 7 डे तो रखना ही है। ये IAS कोड की लैंग्वेज है, इस वजह से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट IAC और कीट के क्वेश्चन में पुट करेगा कि कितने दिन के लिए मॉइस्ट क्योरिंग, एटलीस्ट 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जिस दिन कंक्रीट को प्लेस किया गया उस दिन से 7 डे के 7 दिनों तक आपको ये करना ही करना है। अब देखिए एक बात यहाँ पर दी गई, स्टीम क्योरिंग। स्टीम का मतलब होता है भाप से क्योरिंग करके भी मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। और इस तरीके से क्योरिंग जो होती है वो रेलवे के स्लीपर्स जो हैं वो स्टीम क्योरिंग के से ही मॉइस्चर मेंटेन करके ही प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए स्टीम क्योरिंग कैन आल्सो बी डन फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ अगर हमें चाहिए तो हमें स्टीम क्योरिंग चाहिए, क्योंकि देखिए स्टीम क्योरिंग आप अगर समझेंगे तो स्टीम का जो लैटिन एनर्जी है, मतलब पानी में आपने भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब लैटिन एनर्जी जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं वो जब जनरेट होती है तो वो क्या होता है, वो जाहिर सी बात है हीट ऑफ हाइड्रेशन को हो सकता है कंक्रीट के अंदर तक जाके प्रिवेंट करे, तो वो एक बेटर आइडिया है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर लिखा है स्टीम क्योरिंग कैन आल्सो बी डन फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए रेलवे स्लीपर्स आर स्टीम क्योर्ड। रेलवे के स्लीपर्स जो हैं वो स्टीम क्योर्ड होते हैं। रेलवे की ट्रैक जो हमारा बिछाया जाता है उसके नीचे ये जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं, इस तरीके से रेलवे स्लीपर्स होते हैं। ये ट्रैक हमारा चल रहा है और ये ट्रैक हमारा रेलवे स्लीपर्स पे रखा होता है। उन स्लीपर्स के कास्टिंग के समय स्टीम क्योरिंग प्रोवाइड कराई जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। सेकंड देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड टाइप की हमारी क्योरिंग है मेम्ब्रेन क्योरिंग। तो क्योरिंग कंपाउंड में बी यूज्ड इन लाइन ऑफ मॉइस्ट क्योरिंग। इट इज़ अप्लाइड टू ऑल एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द कंक्रीट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कंक्रीट हैज सेट। कंक्रीट के सेट होने से के तुरंत बाद ही हम लोग इसको जितना जल्दी हो सके उसको अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, यही चीज़ बोला गया। इट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन ऑफ कंक्रीट वाटर कंटेंट। जाहिर सी बात है सारी क्योरिंग हमारा क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है वाटर कंटेंट को, किस चीज़ से, इवेपोरेशन होने से। तो यही स्टेटमेंट में दिया गया है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है 13.5 जो कि कवर कर रहा है क्योरिंग को। अब हम लोग चलते हैं 14 की तरफ, जो है 14.0 कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन। इस चीज़ को कवर करता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। 14.2.4 में कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। कंक्रीट कास्ट अंडर वाटर शुड नॉट फॉल फ्रीली थ्रू द वाटर अदरवाइज इट मे बी सैगरेटेड। मतलब कि अगर हमें कोई भी कंक्रीटिंग अगर करनी है पानी के अंदर, तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टली आप मत उसमें थ्रो कर दो, कंक्रीट को उठा के आपने थ्रो कर दिया नीचे तक तो चला ही जाएगा, ये नहीं करना है आपको। देखिए कंक्रीट कास्ट अंडर वाटर शुड नॉट फॉल फ्रीली थ्रू द वाटर अदरवाइज इट मे बी सैगरेटेड। सैगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। सैगरेशन का मतलब होता है कि किसी
अगर कंक्रीट को आप थ्रो कर दोगे तो कंक्रीट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मटेरियल। पहली बात तो ये है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर समटाइम एडमिक्सचर। तो इतनी चीज़ें जब इसमें मिली हैं तो सभी की डेंसिटी अलग अलग है। तो जब आप किसी चीज़ को अगर थ्रो करोगे, फेंकोगे आप, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स उतना ज़्यादा वर्क करेगा। तो उस कंडीशन पर जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो चीज़ जल्दी नीचे की तरफ जाएगी, और जिसका मास कम होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम अप्लाई होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही अप्लाई होगा, लेकिन ये मास की वजह से वो क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे आएगा। तो उस कंडीशन पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं सैग्रेट हो जाएंगे, सब एक साथ नहीं पहुँचेंगे, अलग अलग पहुँचेंगे। तो वही चीज़ बोला है, सैग्रेशन हो जाएगा। और पानी में तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी होगा सैग्रेशन। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर देयर आर फ्यू टेक्निक फॉर अंडर वाटर कंडीशन। यहाँ पर कुछ टेक्निक दी गई हैं जिससे हम लोग अंडर वाटर में कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहली टेक्निक क्या है, ट्रीमाइन पाइप मेथड। अभी हम लोग इसको देखते हैं क्या है। दूसरी है डायरेक्ट प्लेसमेंट विथ पम्प। तीसरी है ड्रॉप बॉटम बकेट। चौथी है ग्राउटिंग। तो ट्रीमाइन पाइप मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ये समझिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर ये हमारा बैचिंग प्लांट से कंक्रीट आ गया है इस ट्रक में। यहाँ पर एक हॉपर लगा दिया जाए। इस सब जगह यहाँ पानी है, ये पानी है सब जगह। और हमें कहाँ पर कंक्रीटिंग करनी है, हमें इस जोन पे कंक्रीटिंग करनी है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ट्रीमाइन पाइप लगाएंगे। इसी को बोलते हैं ट्रीमाइन पाइप, इसको बोलेंगे ट्रीमाइन पाइप। अब यहाँ से कंक्रीट हमारा बैचिंग प्लांट से बन के आ गया है और इसको हम लोग हॉपर में पुट करेंगे। हॉपर में जब हम लोग ये डालेंगे तो ये कंक्रीट हमारा इस ट्रीमाइन पाइप से होते हुए इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं ट्रीमाइन पाइप मेथड। दूसरा है हमारा डायरेक्ट प्लेसमेंट विथ पंप। अब इसी जगह पे हम लोग पंप के द्वारा डायरेक्ट अगर प्लेस कर दें कंक्रीट को, एक वो मेथड हो गया सेकंड मेथड। तीसरा है ड्रॉप बॉटम बकेट मेथड। तो इसमें क्या होगा, बकेट होती है, आप गूगल पर इमेज देख सकते हैं। तो बकेट होगी हमारी इस तरीके से, बकेट होगी, बकेट में कंक्रीट होगा और बकेट को हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ बकेट को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे और बकेट यहाँ से खुल जाएगी, जैसे यहाँ पे कंक्रीट प्लेस कर जाएगा। तो ये इजी टू चीफ होता है और ड्रॉप बॉटम बकेट मेथड, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होगा। और चौथा है हमारा ग्राउटिंग मेथड। तो ग्राउटिंग और सारे ही मेथड हमारे क्या हैं, हमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, यहाँ पर पानी के नीचे हमें कंक्रीट को प्लेस कर देना। तो ये 4 तरीके की टेक्निक हमें IS कोड देता है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 15.0। 15.0 में बात करी गई है सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन कंक्रीट मिक्स के बारे में। तो 15.0 को कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा एक वीडियो है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसको आप लोग ज़रूर इस वीडियो के बाद देखिए, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने वहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करी है, यहाँ पर मैंने थ्योरी के बारे में बात करी है। तो वो आपकी एक सटीक नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह से चीज़ें उठाकर वहाँ पर एक जगह पे दिखाई गई और यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे 6.1.1 के में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, जिसमें ये बताया था कि 5% रिजल्ट ही हमारे फेल हों, 95% हमारा रिजल्ट पास होना चाहिए। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथ जब हम कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेंथ को निकाल रहे थे उस कंडीशन में, तो वो सारे रिजल्ट का जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो मैंने उस वीडियो में बताया होगा, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा। अब हम लोग देखते हैं 15.0 को, सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन कंक्रीट मिक्स।
देखिए 15.1.1 में दिया गया है क्यूब कास्टेड यूजिंग फ्रेश कंक्रीट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। आपको जो भी सैंपल के रूप में कंक्रीट लेना है वो फ्रेश कंक्रीट का ही लेना है, मतलब जो कास्टिंग के समय पे तुरंत इस्तेमाल हो रहा है उस तरह का ही सैंपल से ही क्यूब आपको बनाने हैं। और वो आपको स्ट्रेंथ देंगे कब, 28 डेज़ की स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं। बट इन केस ऑफ स्पीडी वर्क प्रोग्रेस, अगर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, इट मे बी टेस्टेड फॉर 7 डेज स्ट्रेंथ आल्सो। तो हम लोग उस कंडीशन में 7 दिन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके काम को आगे कैरी कर सकते हैं। यही चीज़ बोला है 15.1.1 में। अब हम लोग देखते हैं 15.2.1 में क्या दिया है। ए रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीडर shall be adopted for testing. The minimum frequency of sampling of concrete of each grade shall be accordance with the following frequency. फ्रिक्वेंसी को कहाँ बताया 15.2.2 में। अभी बोला ए रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीडर शैल बी अडॉप्टेड। हमें सैंपल का रैंडमली हमें सैंपल ले लेना है, हमें ये नहीं करना है कि हमें अब लेना है, हमें तब लेना है। लेकिन हाँ, इसका एक पैरामीटर है जिसकी एक फ्रिक्वेंसी दी गई है, उसको 15.2.2 में दिया गया है। जब आप इसको देखेंगे तब ये आपको स्टेटमेंट ऊपर का समझ में आएगा। अब देखिए 15.2.2 में ये चीज़ बोला गया है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन वर्क, क्यूबिक मीटर में ये क्वांटिटी दी गई है। कितनी क्वांटिटी से कितने नंबर ऑफ सैंपल टेस्ट के लिए लेने हैं ये चीज़ बता रहा है। अगर 1 से 5 क्यूबिक मीटर का अगर कंक्रीट है, जिसकी अमाउंट कितना है 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर, तब उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ सैंपल कितने लेने, एक ही लेना है। लेकिन अगर 6 से 15 क्यूबिक मीटर का अगर कंक्रीट है, मतलब अमाउंट अब ज़्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल कितने लेने हैं, 2। अगर 16 से 30 है इसी तरीके से, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल 3 लेने हैं। 31 से 50 में नंबर ऑफ सैंपल लेने हैं 4। लेकिन 51 और उससे अधिक, मतलब 51 एंड अबव, 51 एंड अबव, 1 to 5, 6 to 15, 16 to 30, 31 to 50, 51 एंड अबव, उस कंडीशन में क्या हमें लेना है 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ 50 तो हमें लेने, 50 अगर है उस कंडीशन में हमें 4 लेने हैं। लेकिन अगर हमें 80 के लिए, तो देखिए 80 के लिए वो ये बोला है कि 50 तक के लिए तो आपको 4 ले ही लेने हैं। लेकिन उसके बाद प्रत्येक 50 क्यूबिक मीटर अब अगर जुड़ेगा, मतलब 50 में और 50 अगर जुड़ा, तो आपको नंबर ऑफ सैंपल 4 नहीं बढ़ाने, उस कंडीशन में सिर्फ 1 ही बढ़ाना है। मतलब कि 100 के लिए नंबर ऑफ सैंपल 5। एक तरीके से मैं ये बताऊं, 50 के लिए नंबर ऑफ सैंपल कितने लेने हैं, 4। और 100 के लिए 50 + 50, 100 के लिए, इस 50 के लिए 4, इस 50 के लिए 1। देखिए एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर 1, तो 4 + 1 मतलब 5। इसी तरीके से 150 क्यूबिक मीटर अगर है, तो उस कंडीशन में हमें कितने लेने हैं, इसके लिए तो 4, इसके लिए 1 और इसके लिए 1, तो मतलब टोटल 6 नंबर ऑफ सैंपल लेने हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो उस जगह पे आपको याद रखना है। अच्छा, नोट डाल के आप एक बात लिख लीजिए, एटलीस्ट 1 सैंपल मस्ट बी टेकन फ्रॉम ईच शिफ्ट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 1 सैंपल तो आपको ले ही लेना है। ये चीज़ नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 15.4 की तरफ। देखिए 15.4 क्या बोल रहा है, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। ये बात आपको वहाँ समझ में आएगी जब आप देखेंगे मेरा वीडियो डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वो भी लगभग आधा वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझाया है, जिसमें अलग अलग
जगहों की चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करके बताया। जैसे 15.4 में जो ये बात बोली गई है ±15% ऑफ द एवरेज, इसका भी इस्तेमाल किया है वहाँ पर। 6.1.1 में जो 5% रिजल्ट हमारे फेल हो जाए, 95% हमारे रिजल्ट पास होना चाहिए, उसका वहाँ पे भी रिजल्ट इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि देखिए मैंने वहाँ पर आपसे एक बात करी थी कि अगर आपको किसी भी कंक्रीट का अगर ग्रेड डिफाइन करना है, जैसे कि ये M20 का है या M30 का है या 35 का है, तो तरीका ये कहता है कि हमें 100 क्यूब बनाने हैं। 100 क्यूब में से हमारे 95% क्यूब जो हैं वो M30 या 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे ही टूटने चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम उसे M30 डिफाइन कर देंगे। और 5% अगर हमारे फेल हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बोल रहा है 3 स्पेसिमेन, अगर हमें 3 ही सैंपल अगर हमने लेके अगर उस रिजल्ट से परफॉर्म करना होता है, क्योंकि साइड पे इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप 100 क्यूब बना पाओगे, ये दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिविजुअल वेरिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करके टारगेट मीन स्ट्रेंथ तक हम लोग पहुंच जाते हैं। वो एक मेथड डेवलप किया गया है जिसमें हम लोग 3 सैंपल बनाकर ही किस तरीके से रिजल्ट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा इसका ग्रेड क्या होगा डिफ़ाइन करते, वो उस वीडियो में मैंने इस बात को डिफ़ाइन किया है। क्योंकि आप ये समझिए जो 3 सैंपल अगर हमने किसी के अगर हमने लिए हैं, अगर वो 3 अगर हमारे मान लो पास भी हो जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर पास भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे आप ये समझिए 95% और 5% फेल वाले में अगर आ गए भाई, अगर हमने 30 के ऊपर वो 31 और 31.2 31.5 पे इतने में फेल हुए, तो हम वहाँ से सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इस वजह से आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, तब आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने।